सबका अपना समय है, सबकी अपनी विजय है, तो अपने समय का इंतजार करिए और बिल्कुल भी घबराइए नहीं, है ना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरो आरो प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ से इतिहास के अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो पिछली परीक्षाओं में 100 एमसीक्यू हुए हैं वो लेकर आया हूँ, और इससे पहले आप 100 एमसीक्यू कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों क्लास अटेंड नहीं की है तो कर लीजिएगा। वो 50-50 प्रश्नों की थी। आज मैं 100 एमसीक्यू की क्लास लेकर आया हूँ और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि प्रश्न रिपीट होते हैं और बस भाषा बदलती है। प्रश्न वही होता है, भाषा बदलती है। और ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास की पार्ट 3 है। एक और इसका पार्ट 4 होगा। फिर आपके आरो आरो प्रीवियस ईयर पेपर के आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको प्राचीन भारत के इतिहास के भी प्रश्न करवाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लियर आपको? जब तक आप कार्य शुरू करके खत्म नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता की कल्पना कर भी नहीं सकते। अधिकारी नहीं है सफलता की कल्पना करने के, अगर आप कार्य को शुरू करके अंत तक नहीं पहुंचाते हैं, उसको समाप्त नहीं कर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और इससे पहले कि मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊं, तो आप एक चीज सुन लीजिए कि यूपी पीसीएस आरओ 2023 पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस थी 1180 रुपए, जो अभी आपको नहीं देनी है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मात्र 325 रुपए में आप इस बैच से अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके की सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है। आरो बैच 2023 सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, सभी पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जुड़िए यूपीपीएससी आरो 2023 पीडीएफ बैच से मात्र 325 रुपए में। आपका 101वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यूएसए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूपी, यूडीए, एलडीए। प्री 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? 101 का सही उत्तर क्या होगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, यूएसए में। किसने की थी? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, कलकत्ता में। यूपी आरो प्री 2014 का प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था, कहां पर था, यह आपको बताना है और जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर है आपका, देखिए मद्रास और कलकत्ता में तो हो ही नहीं सकता ना, जब स्थापना यूएसए में हुई है तो मुख्यालय यहां पर कैसे होगा? सही उत्तर है आपका ए, सैन फ्रांसिस्को। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पिछले परीक्षाओं में देखने को मिला है कि आरो में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने वाले प्रश्न कई आते हैं। तो इन कालों को, जितनी भी घटनाएं हैं, उनके काल के अनुसार याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला है आपका कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अगला है आपका हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। और चौथा है आपका सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इन चारों घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, और ये यूपी आरो प्री 2001 का प्रश्न है। क्लियर आपको? किसका प्रश्न है? आरो प्री 2001 का प्रश्न है। सभी घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना। सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। फिर हुआ था सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। फिर आता है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो 103 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक
अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? बताइएगा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी या अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या तुर्की में? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है। देखिए, जो यूडीए एलडीए है, ये आरओ की ही पोस्ट के लिए पेपर पहले होता था यूपीए, यूडीए और एलडीए के नाम से, और बाद में उसका नाम यूपी आरओ हो गया। ठीक है, तो परीक्षा का नाम बदल गया। बताइएगा 104 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है आपका कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रमाबाई, भीकाजी रुस्तम कामा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? 105 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, भीकाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? और 106 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रास बिहारी बोस जी थे। क्लियर आपको? कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस जी। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में? यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा 107 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 1905। 1905 में एक घटना और हुई थी, वो कौन सी हुई थी कमेंट में बताइएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई। तो लीजिए, अगली घटना यहां पर आ गई 1905 की। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मिंटो। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? और 108 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1899 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में? यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न था कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। 109 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 1905। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, एससी बोस ने, महात्मा गांधी ने? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो कौन क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? 110 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, आप लोगों को लाइव क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो अटेंड करिए, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए। लाइव क्लास में टीचर क्या करते हैं? बच्चों का समय बर्बाद करते हैं। वो कमेंट्स पढ़ते हैं, इधर उधर की टिप्पणी करते हैं। बहुत से बड़े बड़े टीचर हैं, इधर उधर की लफाजी करते हैं। आपको लफाजी में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई आपके लिए जरूरी है। देश में सरकार कैसे बनेगी, क्या होगा, वो सब चलता रहता है। आपकी नौकरी सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। आपकी नौकरी तभी मिलेगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हर साल परीक्षाएं हो रही हैं, हर साल बच्चे सफल हो रहे हैं। बस आपको तैयारी अच्छी करने की आवश्यकता है। अगर आप इमोशनल होकर लफाजियों में फंसेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए ताकि आपका समय बचे। जो चीज लाइव क्लास में 1-1.5 घंटे में पढ़ाई जाती है, वही चीज रिकॉर्डेड क्लास में 30 से 40 मिनट में पढ़ा दी जाती है। 25 से 30 मिनट में, 25 से 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है रिकॉर्डेड क्लास में। तो आप ये चीज समझ के चलिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी, सर सैयद अहमद खां। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आपको आना चाहिए। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है?
111 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और सही उत्तर है ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आपका कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आर बी घोष, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और 112 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, आर वी घोष। क्लियर आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था। इसमें नरम दल और गरम दल में दो में कांग्रेस टूट गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। आपका ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको आना चाहिए और सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 113 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। और अगर आप तैयारी के लिए गंभीर हैं तो बिल्कुल सही उत्तर बताइए सी ऑप्शन को, 1907 में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 114 का कौन सा प्रश्न आपका सही है? और सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, ढाका में। देखिए, जो इनिशियल पाकिस्तान की मांग उठी थी वो लाहौर से नहीं उठी थी, वो ढाका से उठी थी। और उसका मुख्य कारण था वहां पर बंगाली भाषा का बोला जाना। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे उनमें अधिकतर को बंगाली भाषा नहीं आती थी, चाहे नेहरू जी हो, चाहे गांधी जी हो। इनकी हिंदी और अंग्रेजी पर पकड़ बहुत अच्छी थी, जैसे मोदी जी की पकड़ हिंदी पर बहुत अच्छी है। तो जितना भी हिंदी राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में वोट मिलते हैं मोदी जी को। लेकिन जब दक्षिण भारत में जाते हैं जहां पर हिंदी के लिए उतना प्रेम नहीं है, वहीं पर मोदी जी को उतना समर्थन नहीं मिलता है। ऐसे ही उस समय की बात है जब स्वतंत्रता संग्राम था तो बंगाल जो क्षेत्र था वहां पर हिंदी का उतना प्रभाव नहीं था, बंगाली बोली जाती थी, है ना। लाहौर में पंजाबी भाषा थी, यहां पर पंजाब का काफी असर था। ये तो अभी भी पंजाबी भाषा को वो वहां से हटा नहीं पाए हैं। अभी भी आप खिलाड़ियों को देखेंगे उनके इंटरव्यू देते हुए, वो ज्यादातर सब पंजाबी में बोलते हैं। उनकी राष्ट्रीय भाषा भले ही उर्दू हो, लेकिन वहां पर ज्यादातर लोग पंजाबी में बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है, उसको इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो 114 का तो सही उत्तर है आपका, वो डी हो जाएगा, ढाका में। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वह कौन सी थी? बताइएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वह कौन था? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। बताइएगा 115 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। समझे? आरक्षण जब पृथक तरीके से दिया जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। संख्या के आधार पर जब दिया जाता है तो ये फिर समाज में नफरत पैदा करता है, हिंसा पैदा करता है। जब संख्या बल की बात होने लगती है, संख्या बल यानी कि ताकत, तो कमजोर को कोई सुनेगा नहीं। अगर जहां पर संख्या की ताकत चलने लगती है वहां पर फिर कमजोर को कोई नहीं सुनता और उसका शोषण होना तय है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, यूपी आरओ मेंस 2013। अगर आपने गांधी जी को ध्यान से पढ़ा है तो इसका प्रश्न का उत्तर करना आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आपने गांधी जी को अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर गांधी युग नाम से एक वीडियो है, उसको आप पूरा देखिएगा। उसमें थंबनेल में गांधी युग लिखा है। महात्मा गांधी की पूरी लाइफ स्टोरी, उन्होंने क्या किया स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में, पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, इसका सही उत्तर क्या है। अरे 1915 से पहले तो गांधी जी भारत में थे ही नहीं, है ना। 1893 में चले गए थे वो अब ला की पढ़ाई करने।
तो निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? सही उत्तर है आपका डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी यह आपको बताना है। तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी यह आपको बताना है। तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। 117 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कुछ प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाते होंगे, उनमें से ये एक प्रश्न है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको, ये मेरे दिमाग में बैठ गया और आज तक मैं इसको नहीं भूला हूं। ऐसे ही आपके दिमाग में भी प्रश्नों को बैठना चाहिए। एक बार क्लिक कर गया ना, वो क्लिक हो गया प्रश्न, तो फिर आप भूलेंगे नहीं कभी। तो इतना फोकस बनाकर रखिए कि जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था और आज तक मुझे इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई। सही उत्तर है इसका 117 का ए ऑप्शन, तिलक एवं एनी बेसेंट ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? 118 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। बहुत ही आसान उत्तर है ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्लियर आपको? ए। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा होगा यहां पर 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। बताइएगा, 120 का बहुत ही आसान उत्तर है। अगर आपने चंपारण को सही से पढ़ा है तो इसका भी उत्तर आप सही से कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि टॉपिक्स को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए। एमसीक्यू पढ़ना आवश्यक है, लेकिन बुक्स को पढ़ना, टॉपिक्स को पढ़ना परम आवश्यक है। 120 का सही उत्तर है आपका ए। और कोई भी यूट्यूब पर आपको यह बात नहीं बताएगा, मैं बताता हूं कि बुक्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफजी स्लाई, डीजे टीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? 121 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण। क्लियर है आपको? देखिए, महात्मा गांधी जी का इतना प्रभाव था कि चंपारण कृषि जांच समिति का उन्हें सदस्य भी बनाया गया। शुरुआत से ही महात्मा गांधी जी का प्रभाव काफी था, प्रभावशाली व्यक्ति, और जिसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है दुनिया उसके पीछे चलती है। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। 122 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अवध। क्लियर आपको? कौन सा सही उत्तर है? अवध। अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? 123 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लखनऊ। क्लियर आपको? कौन सा? लखनऊ। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद, एनजी नरंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया,
यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? 124 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, एनजी रंगा। क्लियर आपको? और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर तैयारी अच्छी करनी है तो फिर मेहनत भी अच्छी करनी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? और 125 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है आपका कि टोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? टोलेट नहीं होगा, यहां पर रॉलेट होगा। ठीक है, वही मैं कहूं, ये क्या लिख गया यहां पर, रॉलेट एक्ट है। क्या है? रॉलेट एक्ट है। ठीक है, कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक आपको मिल सकती है, तो उसको आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस से भी समझना होगा। यहां पर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी उत्तर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है आपका कि किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? बताइएगा, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? बंगाल का विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? और 128 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका वो उसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। ठीक है, अभिकथन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। क्या ये सही है? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, कारण ये था। क्या ये सही है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है और डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है 129वां। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 129 का, और इसका जो सही उत्तर है आपका ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चयन करें। रॉलेट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा, यह आपको पहचानना है 130 में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो रॉलेट अधिनियम आया होगा, है ना, तभी तो उसके विरोध में सब चीजें हुई होंगी। तो एक तो आपका सही है, तो आपका यहां पर दो तो ऑप्शन गलत हो गए, 3 और 4 सी और डी। ठीक है, बचे दो ऑप्शन। तो रॉलेट अधिनियम आया, उसके बाद क्या हुआ, जब इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो एक के बाद क्या आया, 4 आया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आया है, नहीं जलियांवाला हत्याकांड उसके बाद नहीं आया, सबसे पहले तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ ना, सत्याग्रह शुरू हुआ। तो एक तो रॉलेट एक्ट अधिनियम आया, उसके बाद आया आपका रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, उसके विरोध में प्रदर्शन, फिर आपका हुआ जलियांवाला हत्याकांड और फिर आपका हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 130 का बी ऑप्शन आपका सही है। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनको कालक्रमानुसार पता करें। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइएगा इनको कैसे आप करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ,
वो आपको पता करना है। सबसे बाद में क्या हुआ आपको पता करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बहुत ही आसानी से आप पता कर पाएंगे कि क्या हुआ होगा और बाद में फिर क्या। सबसे पहले देखिए जो हुआ है वो है आपका लखनऊ समझौता। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ और फिर आपका शुरू हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद आपका आया खिलाफत आंदोलन। तो 1 2 4 3 किस में है? 1 2 4 3 आपके ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 131 का। ठीक है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। वैसे तो ये आपको यूपी जीके का प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन चौरी चौरा चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ स्थान है इसलिए यहां पर आपको ये रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन गोरख। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि वह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? और 133 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का सी आर दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। कारण ये था। बताइएगा क्या सही है क्या नहीं। उनके आधार पर आपको कूट को चयन करना। देखिए 134 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा। देखिए पहला कथन तो सही है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, लेकिन कारण इसका था चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा दुर्घटना इसका कारण थी, ये कारण नहीं था इसका। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये है। ठीक है, कारण ये नहीं था, ये बात सही है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक व महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। 135 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। क्लियर आपको? जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता का मोतीलाल नेहरू का सहयोग भी काफी मिला है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से आगे बढ़ते चले गए ना। तो ये चीजें होती हैं कि सहयोग मिले तो व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ पाता है। तो 135 प्रश्न आपने कर लिए हैं। अगला प्रश्न है आपका 136। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? 136 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विट्ठल भाई जे पटेल। अगला प्रश्न है आपका कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल। 137 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। कारण क्या ये था? कथन ए और आर दो पर आप विचार कीजिए कौन से सही होंगे। और इसका सही उत्तर है आपका, देखिए कथन तो दोनों आपका सही है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था और कारण भी यही था कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? और 139 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है आपका कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह, छबील दास। बताइएगा, यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 140 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? एमएल नेहरू ने, जे नेहरू ने, आर के नेहरू ने,
BL नेहरू ने। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। और 141 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ML नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। 142 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। और 143 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। 31 दिसंबर 1928 को, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1930 को, 31 दिसंबर 1931 को। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। 144 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइएगा कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 145 प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले कौन सी चीज आई थी, फिर गांधी इरविन समझौता या पूना पैक्ट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइएगा 145 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 3 में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो 3 के बाद 4 और फिर आपका आया था गांधी इरविन समझौता और उसके बाद आया था पूना पैक्ट। तो 3 4 1 2 किसमें है, ए में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। और 150वां प्रश्न है आपका, नहीं 150 146वां प्रश्न है ना, 146वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, सांप्रदायिक घोषणा, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4 3 2 1 4 1 3 4 2 1 4 3 2। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 147 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आता है दांडी यात्रा, ठीक है। फिर आता है गांधी इरविन समझौता और फिर आता है आपका सांप्रदायिक घोषणा और उसके बाद आता है पूना समझौता। तो 147 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, 1 4 3 2। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 148 का। और इसका सही उत्तर है आपका केवल दो। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। अब आता है आपका 149वां प्रश्न कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया।
149 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अब्बास तैयब। अगला प्रश्न है आपका कि आचार्य विनोबा भावे के किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तारी हुई थी? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? 150 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2017 का प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? और 151 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न है आपका कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रेम सिंह नेगी। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न। और 152 का जो सही है आपका उत्तर वो सी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा होगा यहां पर, लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताइएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 31, 29, 30, 32। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। और 153 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, 1930। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय होगा यहां पर, का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित। नीचे दिए एक सही कूट का चयन करना है आपको 154 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और 154 का जो सही उत्तर है आपका ए गलत है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है आपका, परंतु आर सही है। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो 155 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? महात्मा गांधी थे, बी एस मुंजे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और बी आई चिंतामणि थे। यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। और 156 का सी ऑप्शन आपका सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। उपरोक्त घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। जब भी आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो आपका वर्षों में हो रही घटनाओं का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कालक्रमानुसार वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 158 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो सांप्रदायिक निर्णय हुआ, ठीक है, सबसे पहले आप सांप्रदायिक निर्णय हुआ और फिर उसके बाद में पूना समझौता हुआ, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और फिर अगस्त प्रस्ताव आया। तो 158 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनको कालक्रमानुसार फिर से आपको व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट या निर्णय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। बताइएगा 159 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और फिर आया था सांप्रदायिक पंचाट यानी का निर्णय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 159 का? 159 का आपका डी ऑप्शन सही है, 4, 1, 3, 2। ठीक है, यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता, लखनऊ समझौता। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है 160 का सी ऑप्शन,
पूना समझौता। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बताइएगा 161 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका 161 का ए ऑप्शन, महात्मा गांधी। क्लियर है आपको? महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। क्लियर आप? अगला प्रश्न है आपका 162 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, पूना पैक्ट समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और गांधी इरविन समझौता। इनको आपको कालक्रमानुसार एडजस्ट करना है और ये सभी प्रश्न आपको करवाए जा चुके हैं, सभी टॉपिक आपको बताए जा चुके हैं, ये सारी बिंदु। तो आप बताइएगा ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बताइएगा। 162 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सबसे पहले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय लिया गया था, जिसके बाद पूना समझौता हुआ था। तो 1 4 3 2 ए ऑप्शन में है, तो यह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुटी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? और यहां पर त्रिपुटी नहीं होगा, त्रिपुरी होगा। ठीक है, 163 में त्रिपुटी नहीं त्रिपुरी होगा और यही उत्तर है आपका सही है। इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ, ठीक है, चुनाव लड़ा गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो 163 का आपका बी ऑप्शन सही है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। वे सदैव डायरी रखते थे। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2008 का प्रश्न है और 164 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसमें जो कथन सही नहीं है वो डी है, वे सदैव डायरी नहीं रखते थे। बाकी सभी ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, एम ए जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल। यूपी आरओ मिस 2014 का प्रश्न है और 165 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या एएसआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का नीचे दिए गए कूटों में इसका सही प्रयोग करके आपको उत्तर का चयन करना है। 166 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें देखिए पहला आपका सही है, दूसरा सही है, गांधी जी ने कोई भी देशवासियों को लेखनों के द्वारा हिंसा करने के लिए भड़काया नहीं था। तो तीसरा आपका गलत है, बाकी आपके सही हैं। 1 2 4 किसमें है? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था? लुई फिशर, विलियम एल सीवेट, बेब मिलर, नेगली फारसन। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है और 167 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लुई फिशर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो, यहां पर होगा करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। 168 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
तो आपका ए सही है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली और कारण इसका था करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कौन सा उत्तर सही है यह आपको बताना है 169 का। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़े हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, यूपी यूडीए एलडीए, स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। और 170 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बागी बलिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न था। इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं तो उनको ध्यान से पढ़िएगा। और क्लास बीच में छोड़कर भागने वाले, क्लास को कंप्लीट ना करने वाले कभी भी कामयाबी का सपना भी देखने के अधिकारी नहीं होते हैं। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए जी जान लगाइए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, अन्यथा ये गुमराहबाजी बंद करिए। 172 का सही उत्तर क्या होगा आपका कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था। जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। और 172 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, जेल में गांधी का आमरण अनशन। अगला प्रश्न है आपका कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपी आरओ एग्जाम 2016 का प्रश्न है। और ये एक प्रश्न, ये थोड़ा विवादित प्रश्न था। देखिए एक यहां पर एक दो ऑप्शन देखिए आप कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह भी अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर वैसे तो ए और सी गलत है। ठीक है, स्वतः स्फूर्त तो था क्योंकि गांधी जी तो जेल चले गए थे और कांग्रेस को भी एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। इसके सही उत्तर है ए और सी, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर बी माना था जो कि गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां पर कोई भी आंसर नहीं दिखेगा। यहां पर आप इसको सही से डिटेल में थ्योरी पढ़िएगा। इस प्रश्न को रटने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि हो सकता है इस बार आंसर बदल जाए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 173वां प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। सी आर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम ए जिन्ना ने, सर टी बी सप्रू ने। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2008 का प्रश्न है 174। तो 174 का सही उत्तर है आपका डी, सर टी बी सप्रू। अगला प्रश्न है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी यह आपको बताना है 175 का। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 21 अक्टूबर 1943 को यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। 176 का देखिए ये सभी लोग जुड़े थे, ये भी एक विवादित प्रश्न है। ये सभी लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा थ्योरीज। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे। राशिद अली, शहनवाज, पीके सहगल,
बीसी दत्त, यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। 170 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बीसी दत्त। अगला प्रश्न है आपका कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। जी के गोखले, सी आर दास, बीसी पाल, बीजी तिलक। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है और 178 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सी आर दास। अगला प्रश्न है आपका 179, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, वेवल योजना। बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 179 का। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है। देखिए सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी और उसके बाद आया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, और फिर उसके बाद आया था आपका क्रिप्स मिशन, फिर आया था बेवल योजना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेवल योजना, सीआर फार्मूला। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो अभी पिछला प्रश्न आपने किया और अभी आपने ये किया, तो इसमें से कौन सा सबसे लास्ट में हुआ था 180 का। तो 180 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा बताइए। देखिए सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, फिर आया था क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, फिर सीआर फार्मूला, फिर आया था आपका बेवल योजना। तो 180 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2143, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है। 181 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका सही उत्तर है आपका ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 182 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1934। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे एक ने भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार दिया। साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेवल योजना। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और 183 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति। बताइएगा 184 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 10 लाख व्यक्ति। क्लियर आप। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और 185 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। फजल हक, खिजर हयात खां, लियाकत अली खां, गजनफर अली खां। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था और 186 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लियाकत अली खां। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है और 187 का जो सही उत्तर है आपका वो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और 188 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहंदी, जनता की योजना, विनोबा भावे, गांधीयन प्लान, एस एन अग्रवाल। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है और 189 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसका सही उत्तर है आपका सी, जनता की योजना, विनोबा भावे। बाकी सब आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। क्रिप्स योजना,
बेवल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है और 190 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1946 में। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 191 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जुलाई 1947। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। जुलाई 4 1947 ईस्वी को, जुलाई 10 1947 ईस्वी को, जुलाई 18 1947 ईस्वी को, अगस्त 14 1947 ईस्वी को। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। 192 कौन सा है? 192 का आपका सी ऑप्शन है, जुलाई 18 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे आर एम गोपाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, रामानुज होगा यहां पर, टामानुज, ठीक है, रामानुजाचार्य। उत्तराखंड और यूपी यूडीए एलडीए दो जगह पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो 193 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी पट्टाभी सीतारमैया ने। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और 194 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो 195 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है, केवल एक, ठीक है। लेमेस्टर इसके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, लेकिन कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपके नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों की भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और दूसरी तरफ आपका यहां पर कानून दिए गए हैं। तो किसके द्वारा क्या किया गया था ये आपको पहचानना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा या पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के द्वारा की गई थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी, ठीक है। और आपका ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दी गई थी। और आपका गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 196 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 197, इसकी एक लाइन मिसिंग है, ठीक है। 197 क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बताइएगा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 33 का चार्टर अधिनियम, 53 का चार्टर अधिनियम, 73 का चार्टर अधिनियम। बताइएगा, यूपी आरओ मेंस का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, 1813 का चार्टर अधिनियम चाय और चीन को छोड़कर ब्रिटिश इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश, उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और 33 के द्वारा तो पूर्णता समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 198 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यूपी आरओ प्री 2016 का एक प्रश्न है। तो 199 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए
एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 200 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका कि 1 और 2 दोनों सही है। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। क्लियर आपको? तो ये आपके 100 एमसीक्यू पूरे हुए। कितने? 100 एमसीक्यू पूरे हुए। और इससे पहले आप 100 एमसीक्यू की एक अलग क्लास कर चुके थे, 50-50 जिसमें थे। आज मैंने आपको 101 से 200 तक एमसीक्यू कराए हैं। उम्मीद करता हूं आपने ये पूरी क्लास ईमानदारी के साथ अटेंड की होगी और एक एक प्रश्न को समझा होगा। एक दो जगह कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बस आप तैयारी करते रहिए, सकारात्मक रहिए, चीजों को बार बार रिवाइज करिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रयासरत रहना और उससे भी ज्यादा जरूरी है लगातार प्रयासरत रहना। जो लगातार प्रयासरत रहेगा सफलता उसके कदमों में आज नहीं तो कल आएगी। बस अपने समय का इंतजार करिए और अपनी आदतों को ठीक रखिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और मात्र 325 रुपए में आप उससे जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर भी जाकर आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज करिए और वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।